मेरे हाथ में आज कुछ खूबसूरत डायरी हैं। अगर मैं इस काली वाली डायरी को दिखाने की कोशिश करूं तो इसका जो कवर है, ये इसके ऊपर वो ट्यूब जो होती है, आपने कभी ट्यूब देखा होगा, उसकी ये ट्यूब से ये बनी हुई है। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जो ट्यूब आप फेंक देते हैं, जो किसी काम के नहीं आते, उसका इस तरीके से एक खूबसूरत डायरी के शक्ल अख्तियार कर सकती है। ये वाली जो डायरी है, ये जूट से बनी हुई डायरी है। और इसके नीचे अगर देखें तो जो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, जो वेस्ट हो जाते हैं, जो टुकड़े होते हैं, उनसे इस तरीके के और कागज़ और ज़िद लगा के खूबसूरत चीज़ें बनी हैं। ये तो सिर्फ एक वानगी है जिस जगह मैं आया हूँ। यहाँ पर जो आप कूड़ा समझकर जिन चीज़ों को फेंक देते हैं, वो इतनी खूबसूरत शक्ल अख्तियार करती हैं कि अगर वो बोल सकते तो अपने बनाने वालों की उस हुनर को ज़रूर बताती, अगर ये सब बोल सकती थी, कि उन्होंने कितनी मेहनत से और कितनी बड़ी सोच के साथ एक ऐसी चीज़ बनाई है जो अपने आप में बोलने लगती है और नई तरीके की चीज़ें हो जाती है। जी हाँ, मैं इस समय बनारस में एक स्क्रैप शाला में आया हूँ। और स्क्रैप शाला की ताकत ये है कि अगर हम इसको बताएं कि अभी जो कुछ प्रोग्राम जो टेलीविज़न पर शार्क टैंक वगैरह शुरू हुआ, उसमें इस प्रोडक्ट ने अपनी जगह बनाई, उस मंच तक वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जा कर के उस मंच पे पहुँच कर के भी काफ़ी उन्होंने अपना नाम कमाया। तो इसको बनाने वाली हमारे साथ हैं यहाँ पर शिखा हैं, और शिखा शाह जो है वो इन चीज़ों को बदलती हैं। तो मैं सबसे पहले शिखा की इस स्क्रैप शाला में आकर उनकी जर्नी के बारे में समझने की कोशिश करूँगा कि आखिर शिखा ये सब चीज़ें कैसे शुरू हुई है। ये हम लोग ने 2016 में शुरू किया। तो बेसिकली मम्मी हमेशा से ही पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाने का शौक़ रखती थी। तो मैं जब IIT में थी तो मेरे को लगा मम्मी अब घर पे अकेले रहती हैं, खाली हैं, तो वो कुछ काम करें। तो उन्होंने स्टार्ट किया था। और फिर जब मैं वापस लौटी बनारस 2016 में, तो फिर मैं और मम्मी मिलके ये काम घर की बालकनी से स्टार्ट किया था। फिर हमने बनारस के कुछ कारीगरों को रखा ताकि ये प्रोफेशनली काम हो सके, क्योंकि हमसे लोग ऑर्डर्स लेकर ख़रीदने लगे थे। और इसी तरीके से हमारी जर्नी शुरू हुई। तो इसमें कुछ खास चीज़ें अगर आप मुझे दिखा सकें, बता सकें कि किन किन चीज़ों से आपने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। जैसे अगर ये सब क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे बनाया है आप। जैसे ये मिल्क शेक की बॉटल्स हैं, जैसे कैवेंटर्स जैसी ब्रांड है। हाँ। उनसे हम उनकी खाली बॉटल्स ले लेते हैं और इसको हम प्लांटर बनाते हैं। अच्छा। बेसिकली आप इसमें पानी डाल के मनी प्लांट लगा सकते हो और कहीं भी बालकनी में हैंग कर सकते हो। अच्छा। तो मार्केट से प्लास्टिक प्लांटर या कोई ग्लास का ऐसा चीज़ आप खरीदते हो जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी जगह आप इस तरीके के प्लांटर्स खरीद सकते हो। और क्या है आगे अगर हम चल के देखते हैं तो और कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या है। और ये जैसे पूरी इधर टॉयज़ की रेंज है बच्चों के। हाँ, सो मोस्टली बच्चे सिंगल यूज़ प्लास्टिक टॉयज़ खरीदते हैं या चाइनीज़ टॉयज़ खरीदते हैं जो खेलने के बाद डस्टबिन में चले जाते हैं और डस्टबिन से फिर वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो उसके लिए हमने पूरी रिक्लेम्ड पाइनवुड की रेंज निकाली है टॉयज़ की। अच्छा। जो कि अगर बच्चे गलती से मुंह में भी ले लें तो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और जब तक बच्चे इससे खेलेंगे, बच्चे के हेल्थ के लिए भी अच्छी है, और जब ये इसको फेंका जाएगा तो ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। अच्छा, तो इसमें क्या मतलब ये मटेरियल क्या यूज़ किया हुआ है इसमें। रिक्लेम्ड पाइनवुड यूज़ किया हुआ है। अच्छा, और ये कलर ऐसा है कि मुंह में भी बच्चा लेगा तो कोई दिक्कत हाँ। नहीं, अगर इस तरीके के ये टॉयज वगैरह हैं। जी। और जी। अगर हम इस आपके इस सेगमेंट की तरफ हम आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इधर ये टूथब्रश वगैरह क्या है, ये कैसे बनता है, किस चीज़ों को दिखा ये बांस का टूथब्रश है। तो बेसिकली जो पहला प्लास्टिक टूथब्रश बना था वो भी नदियों में ही है, कहीं ना कहीं घूम रहा है या पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो ये बांस का बना हुआ टूथब्रश है, और जब तक आप इस्तेमाल करते हो आपकी हेल्थ के लिए फ़ायदा है, जब आप फेंक देते हो तो एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट नहीं करता है। अच्छा, तो मतलब इस तरीके की ये सारी चीज़ें हैं। जी जी। अच्छा शिखा, हम जैसे यहाँ पर हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग और ये सारी चीज़ें लगा रखी हैं, बात करते हैं तो आप लोग जो ये बना रही हैं, कर रही हैं, तो आप अभी शार्क टैंक में भी गई थी, तो उसमें क्या हुआ था, किस तरीके से चुनाव हुआ था और क्या हुआ था उसकी प्रक्रिया। शार्क टैंक का प्रोसीजर सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। हाँ। तो बेसिकली आप सोनी लिव का शो है शार्क टैंक, ये हर कंट्री में है। शार्क टैंक अमेरिका, शार्क टैंक ऑस्ट्रेलिया, शार्क टैंक इंडिया। तो इंडिया में पहली बार आया है शार्क टैंक कंपटीशन। और इसमें आप सोनी लिव की ऐप पे जाके शार्क टैंक का फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो फिर वो आपको फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 में बुलाते हैं। इसमें बीच में कुछ ऑडिशन राउंड्स भी होते हैं। तो उसमें भी आप अगर आगे आपका चुनाव हो जाता है तो फिर आपको बॉम्बे बुलाया जाता है फिल्म सिटी में। वहाँ पे जो भी शार्क्स यानी कि ऐसे लोग जो आप पे पैसा लगाएंगे। अच्छा। तो वो इंडिया में जो लोग ने बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स बनाई हुई है, जैसे इस बार शादी.com के अनुपम मित्तल थे,
तो वो आपको पैसे के साथ एक्सपर्टीज़ भी देते हैं कि एक छोटे बिजनेस को बड़ा कैसे बनाते हैं। अच्छा। तो अब सीज़न 2 भी आएगा शार्क टैंक का, तो जो भी छोटे बिजनेसेस हैं भारत में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बट उनको ग्रोथ स्ट्रैटेजी नहीं पता है, वो शार्क टैंक में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कहा कि जो इंडिया में बहुत छोटे बिजनेसेस हैं, आपने इस तरीके की चीज़ों को शुरू किया, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इंडिया में हुनर कितना है? अगर आप देखें तो स्टार्टअप कितना है, छोटी छोटी जगहों पर कितना है, आप उसको क्या मानते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? इंडिया में बहुत टैलेंट है। आई थिंक इंडिया ट्रेडिशनली भी एक एंटरप्राइजिंग कंट्री रही है। हर घर में किसी की बहन, किसी की मम्मी, किसी के फादर कुछ ना कुछ बनाते हैं अपने रेगुलर बिजनेस के अलावा, बट वो एक हॉबी रह जाता है या फिर वो बहुत छोटे स्तर पे ही एक शौक की तरह रह जाता है। तो इंडिया में आई थिंक वो इकोसिस्टम नहीं है जहाँ पे हम हर चीज़ को एक बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक जब शार्क टैंक जैसा शो आया या फिर जब एग्जिबिशंस होते हैं तो हम ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स को देखते हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं था, क्योंकि हर ब्रांड एक रिटेल स्टोर नहीं खोल सकती है। तो इंडिया बहुत एंटरप्राइजिंग कंट्री है और मेरे को लगता है कि अगर सभी छोटे बिजनेसेस को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो हम स्मॉल बिजनेस, जिसको MSME कहते हैं, इसी के थ्रू हम इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट कर सकते हैं। तो जैसे आज एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया का बजट भी आया। जी। बजट में आपको क्या लगता है कि सरकार इस पर क्या कुछ कर पा रही है या जिस स्तर से करना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है? इस साल तो स्टार्टअप डे अनाउंस हुआ है जनवरी में, तो वो बहुत बड़ी बात है। आज तक इंडिया में कोई स्टार्टअप डे नहीं था। हाँ। तो घर घर में अब स्टार्टअप की बात होने लगी है। पेरेंट्स, दादाजी जैसे लोग हर घर में स्टार्टअप समझते हैं क्या होता है, तो वो बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन फाइनेंशियली मैं कहूँगी कि अभी बहुत स्मूथ नहीं है। जैसे हमने भी अभी तक कोई स्टार्टअप इंडिया का कोई फ़ायदा उठाया नहीं है, बट फ़ायदे हैं, बट इतना ईजी नहीं है उसको एक्सेस करना। इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं या फिर इतने ईजिली एक्सेसिबल नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे बाकी कैंपेन्स की मार्केटिंग की जाती है, सरकारी कैंपेन्स की, वैसे स्टार्टअप फंड्स जो हैं या स्टार्टअप इवेंट्स जो सरकार की तरफ से होते हैं उसकी कैंपेनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम स्वच्छ भारत अभियान ले लें या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ले लें, उस तरीके से स्टार्टअप इंडिया का जो कैंपेन है वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ है कि गली में बैठी हुई जो लेडीज़ घर में कैंडल बना रही है उसको पता हो इस बारे में कि मैं भी स्टार्टअप इंडिया में अपनी कैंडल्स बना के आगे बेच सकती हूँ। तो वो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। तो आप मुझको बता रही थी कि जब अभी शार्क टैंक में आप गई, आपका जब प्रोग्राम आया तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास कॉल आया। जी। तो क्या ज़्यादातर कॉल जॉब के लिए आ रहे थे? मतलब इस तरीके के टैलेंट है क्या? पता चला उससे? जैसे हमारी जो स्क्रैपशाला है उसमें हम सारे प्रोडक्ट्स कारीगरों द्वारा ही बनाए गए हैं। तो जब हमारा शार्क टैंक पे एयर हुआ नेशनल टेलीविज़न पे तो बहुत सारे लोगों ने देखा, और ये शो 9 से 10 आता है तो बहुत सारी लेडीज़ ने देखा जो घर में दादी होती हैं, मम्मी होती हैं। तो हमें अराउंड 500 कॉल ऑलरेडी आ चुके हैं कल रात से, जिसमें लोग हमसे जॉब मांग रहे हैं कि हम घर में ये बनाते हैं, क्या हम आपके यहाँ सेल कर सकते हैं। तो आई थिंक इंडिया में टैलेंट पूल बहुत बड़ा है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। मतलब हमें ऑर्डर से ज़्यादा हमें जॉब्स के कॉल आ रहे हैं कि हम ये बनाते हैं घर में, या हम आर्टिस्ट हैं बट हम कुछ पैसे नहीं कमा पा रहे हैं एज अ आर्टिस्ट। तो आई थिंक इंडिया में जितना टैलेंट पूल है एज अ आर्टिसन वो हम अभी तक पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब उसके लिए सरकार को एक जरूर ध्यान देना चाहिए और बड़ा बजट देना चाहिए। बिल्कुल, जैसे आप लोग जा रहे हैं, मतलब कुछ प्राइवेट प्लेयर हैं जो, जैसे एक प्राइवेट प्लेयर आया जो आप लोगों पर पैसा लगाना चाहता है या वो चुन रहा है कुछ लोगों को, लेकिन उनकी एक कैपेसिटी है, एक लिमिट है कि वो इतने ही लोगों को चुन सकते हैं या इतने लोगों को ही कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रोडक्ट नहीं ठीक है या चीज़ें नहीं ठीक है। आपके लिए इंडिया इतनी बड़ी मतलब पॉपुलेशन है और इतना बड़ा मार्केट है, तो सबके लिए बड़ी जगह है। तो आपको क्या सजेशन आप देंगी कि लोकल लेवल पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, और जो बिजनेसमैन अपना जो है, जो लोग CSR के तहत बहुत लोग फंड इकट्ठा करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उन लोगों को किस पे ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए अगर आप देखें तो? मेरे हिसाब से आई थिंक हर सिटी में, चाहे वो Tier 2 हो या Tier 3 हो, वहाँ पे एक सेंटर होना चाहिए जहाँ पे जो लोग घर पे चीज़ें बना रहे हैं वो मंथली बेसिस पे वो चीज़ें डिस्प्ले कर सकें और बाकी जो लोग हैं वो जाके उसे ख़रीद सकें। तो वो प्लेटफॉर्म नहीं है, तो लोग वेट करते रहते हैं कोई एग्जीबिशन लगे या कोई जैसे कोई टीवी शो में उनको पता चला कि एक ऐसी संस्था है जहाँ पे कारीगरों को जॉब्स मिलती है, तो वो वेटिंग टाइम ख़त्म कर देना चाहिए हमें। एक रेगुलर
प्लेस बना के कि जहाँ पे जैसे पोस्ट ऑफिस होता है हर सिटी में, वैसे एक एग्जीबिशन हॉल होना चाहिए सिर्फ हैंडीक्राफ्ट के लिए हर छोटी सिटी में, क्योंकि हाथ से जो काम होता है उसमें लागत नहीं लगती है, उसमें पैसे नहीं लगते। तो वो ऐसी चीज़ है जो हर कोई कर सकता है। घर पे मैं बैठी हूँ, मेरे पास मैं किचन में काम करती हूँ अगर, तो भी मैं कुछ खाने का सामान बना सकती हूँ, या किचन में गुलाब जल बना सकती हूँ, बहुत चीज़ें बना सकती हूँ जिसका मार्केट बहुत बड़ा है। तो ऐसी चीज़ें बहुत लोग बना रहे हैं, बट वो बेच नहीं पा रहे हैं उसको। तो इंडिया में अगर हम हर सिटी में एक ऐसा सेंटर बना दें जहाँ पे घर की बनाई हुई शुद्ध चीज़ें मार्केट तक पहुँच पाएँ, तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। मतलब शायद अगर आज तक ऐसा सेंटर कोई हुआ होता तो इंडिया में बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस बड़े बन चुके होते हैं। बड़े और दूसरी चीज़ जो अनएम्प्लॉयमेंट का है, जी यूथ का इतना है, बिल्कुल बिल्कुल, एक रेलवे का एग्जाम निकलता है तो 1 करोड़ लोग फॉर्म भर बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल, तो वो सारे बच्चों के अंदर टैलेंट है। तो अगर इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म मिले तो आपको लगता है कि ज़्यादा रोजगार और ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो मजबूत होगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो दूसरी क्या आपको लगता है कि जो आपका जैसे लोकल प्रोडक्ट है जी, कहा गया कि वोकल फॉर लोकल, लेकिन उस तरीके से निकल करके नहीं आया, क्या अमेजन और ऐसे जैसी चीज़ों बड़ी चीज़ों पर चला जाती है चीज़ें, तो आपको लगता है कि लोकल मार्केट को ज़्यादा ग्रूम करना चाहिए? बिल्कुल। आई थिंक प्राइस पॉइंट एक बहुत बड़ा लिमिटेशन बन जाता है। हर इंसान सस्ती चीज़ें खरीदना चाहता है, बट जब तक मार्केट बड़ा नहीं होगा चीज़ों का रेट कम नहीं होगा। अब जैसे घर पे चीज़ें बन रही हैं या छोटे स्केल पे बन रही है, तो उसका रेट हम उतना कम नहीं कर सकते जितना एक चाइनीज़ फैक्ट्री कम कर सकती है। तो शुरू में थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी लेने की कैपेसिटी लोगों को रखनी होगी। इंडिया में बिल्कुल वोकल फॉर लोकल हम कर सकते हैं, बट शायद लोग इसलिए भी नहीं लेते क्योंकि हम वो प्राइस पॉइंट नहीं मैच कर पाते हैं। तो अगर कुछ ऐसी पॉलिसी बन जाए कि सारा मार्केट इंडिया को ही मिल जाए, तो अपने आप प्राइस पॉइंट हम चाइना वाला ले आएंगे। बट क्योंकि बहुत सारा सामान ऑलरेडी बाहर वाली कंट्रीज से आ जाता है, तो इंडिया का वो मार्केट कम हो जाता है। इस चक्कर में रेट बढ़े रहते हैं प्रोडक्ट्स के। तो अगर पूरा का पूरा परचेजिंग पावर इंडिया के पास ही आ जाए, तो हम हर प्रोडक्ट का प्राइस काफ़ी नीचे ला सकते हैं। अच्छा, तो आप तो कूड़े से या कचरे से या वेस्ट सामान को बदलते हैं। कितनी ताकत होती है इन वेस्ट सामानों में किसी चीज़ की नई शक्ल अख्तियार करने की? आपको क्या लगता है, क्या कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है? बिल्कुल, हम ट्राई कर सकते हैं उसको मैक्सिमाइज़ करने का, कि एक प्रोडक्ट की जब पहली लाइफ ख़त्म हो गई तो उसको दूसरी लाइफ कैसे दें, तीसरी लाइफ कैसे दें। ऑब्वियसली एक ऐसा टाइम आएगा जब हम उसे कुछ और नहीं कर पाएंगे, बट अगर हम उसको मैक्सिमाइज़ कर दें उसका यूज़, तो हम बहुत सारा कचरा लैंडफिल से बचा सकते हैं, उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं बेसिकली। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्लास्टिक बॉटल ने हमने मार्केट से ख़रीदा, पानी पिया, 5 मिनट के अंदर हमने उसे डस्टबिन में डाल दिया, तो सीधे नदियों में जाएगा। बट अगर उसी प्लास्टिक बॉटल को हमने 5 साल के लिए किसी और प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल किया, तो वो प्लास्टिक बॉटल 5 साल और रुक जाएगी नदियों में जाने से। सो बेसिकली जो हम करते हैं अपसाइकलिंग या रिसाइकलिंग, उससे हम एक लाइफ बढ़ा देते हैं प्रोडक्ट की। सिंगल यूज़ प्रोडक्ट्स होते हैं या जिनको बहुत जल्दी डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो उससे अगर आप देखें कि लैंडफिल पे जो प्रेशर आता है कि एकदम से कचरे का पहाड़ बन गया, तो वो सारे पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही एक बड़ा काम किया है जिस तरीके से। और आप भी अगर देखें कि जिस जगह मैं आया हूँ, यहाँ पर जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में जो कूड़ा है या जो भी चीज़ है जो ख़राब हो चुकी, जिसे वेस्ट समझ रखे हैं, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि अगर किसी हुनरमंद के हाथों में पड़े तो उसकी अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, बल्कि दूसरी और तीसरी उसकी जो ज़िंदगी होती है वो ज़्यादा खूबसूरत बन करके निकलती है। और ये चीज़ें इस स्क्रैपशाला में आने पर समझ में आता है। और इसी स्क्रैपशाला की ताकत थी जिसने देश का एक बड़ा मंच दिया और उस बड़े मंच तक जाकर के मजबूती से अपनी बात मनवाई और मजबूती से अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। उम्मीद करते हैं कि बनारस के इस छोटे से शहर से चलने वाला ये स्क्रैपशाला आने वाले दिनों में देश पर एक बड़े फलक तक ज़रूर पहुँचेगा। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।